सेकंड सेमेस्टर वालों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लेसन 4 में 2 टॉपिक बताएंगे, कागज और आंखों के बीच की दूरी और दूसरा पुस्तक के बीच की दूरी। यानी कि कागज और आंखों के बीच की दूरी, यानी कि लिखते समय हमारी दूरी कितनी होनी चाहिए, और पुस्तक के बीच की दूरी का मतलब है किताब पढ़ते समय हमारी आंखों से कितनी दूरी होनी चाहिए। ठीक है, आज हम यही बताने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक है लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच की कितनी दूरी होनी चाहिए। लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच की जो दूरी है वो कम से कम 12 इंच की होनी चाहिए। लिखते समय बच्चों की कुर्सी तथा लिखने की मेज का प्रयोग करना चाहिए या किसी अन्य वस्तु को मेज और स्टूल का रूप दिया जा सकता है। लिखते समय कागज की स्थिति, लिखना सीखने वालों का लिखने का ढंग, लिखाई के प्रकार, कलम पकड़ने का ढंग, बाएं हाथ का उपयोग आदि सभी बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है। लिखते समय छात्र को सीधा और संतुलित रहना चाहिए। जांघ सीधी, नीचे का भाग लंब रूप और पैर फट पर टिके होने चाहिए। प्रारंभ में बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखना सिखाना चाहिए। सदा सीधा लिखना चाहिए। तिरछे लिखने से कंधे की बनावट पर प्रभाव पड़ता है। लिखने के लिए सीधी लिखावट सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इस लिखावट में बालक का आसन ठीक रहता है और यह लेख अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट व पठनीय होता है। पठनीय मतलब पढ़ने लायक होता है। इसमें आंखों पर जोर नहीं पड़ता है, क्योंकि शब्द दोनों आंखों के समान दूरी पर होते हैं। बालक इस लिखावट को कुर्सी पर सीधा बैठकर और कागज को मेज के किनारों के समांतर रखकर लिखता है। लिखते समय यह भी आवश्यक है कि समय समय पर बाएं हाथ से कागज को सीधा किया जाए तथा दाएं हाथ का प्रयोग कागज को ऊपर नीचे खिसकाने व पलटने में करना चाहिए। ये था हमारे लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच की दूरी, यानी कि कम से कम 12 इंच की दूरी होनी चाहिए, यानी कि 1 फुट की। पढ़ते समय पुस्तक की दूरी कितनी होनी चाहिए? पढ़ते समय बालकों को सीधा बैठना चाहिए। पुस्तक आंखों से करीब 12 इंच की दूरी पर होनी चाहिए। पुस्तक को 45 डिग्री का कोण पर पकड़ना चाहिए। सिर को आराम की स्थिति में रखने के लिए पुस्तक को आँख की सीध में रखना चाहिए। यदि पुस्तक को आँख के अधिक पास रखा जाएगा तो आँखों पर अधिक जोर पड़ेगा व निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाएगी। निकट दृष्टि दोष का मतलब पास से पढ़ने का जो दृष्टि दोष है वो हो जाएगा। सूंडी प्रदेश की सीट पर पूरा टिका होना चाहिए। सीट पर आगे फिसलने से शरीर का पूरा भार रीढ़ पर पड़ता है और पढ़ते समय अनुचित आसन से आंखें खराब होती हैं, वक्त से सिकुड़ता है, श्वसन ठीक से नहीं होता व शारीरिक विकृति हो जाती है। ये था हमारा पढ़ते समय पुस्तक की दूरी। अब है हमारा मौलिक लेखन का महत्व बताइए। किसी वस्तु, घटना, विषय या वातावरण के संदर्भ में हम जो कुछ मौलिक ढंग से सोचते हैं, जो विचार हमारे मन में आता है, उसकी कल्पना से जो चिंतन चलता है तथा जिन्हें हम शब्दों और वाक्यों की सहायता से मौलिक या लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, वह स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहलाती है। अब मौलिक लेखन का बता दिया तो इसमें प्रश्न उठता है कि अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है। व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति होती है। प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है? प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन क्या हैं? तो मौखिक अभिव्यक्ति के जो साधन हैं, विचार विमर्श भी बोलचाल के होते हैं, तो मौखिक होते हैं। वार्तालाप मतलब बातचीत, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, किसी पर चर्चा परिचर्चा, कविता, पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी इत्यादि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। लिखित अभिव्यक्ति के साधन क्या है? लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं हमारे सार लेखन,
पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण, लेखन विवरण, आख्या लेखन इत्यादि। लिखित अभिव्यक्ति का महत्व क्या है? तो लिखित अभिव्यक्ति का महत्व है अपने भावों तथा विचारों को लिखकर व्यक्त करने को लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी रहे तथा अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सकें, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये था हमारा लेसन 4 जो आज हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये आज लेसन 4 हमारा कंप्लीट हो गया है, इसलिए कम समय लगा। और लेसन 5 हम कल बताएंगे। इस तरह अनुसार गद्य पद्य में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझना। ये लेसन 5 हमारा कल चलेगा, यानी कि कल की क्लास में चलेगा। आज का जो हमारा टॉपिक था मौखिक लेखन का, लिखित लेखन अभिव्यक्ति का और लिखित अभिव्यक्ति की शिक्षण विधियाँ, लेखन कार्य कर समय कागज और आंखों के बीच की दूरी, मौखिक अभिव्यक्ति महत्व, लिखित अभिव्यक्ति का अर्थ संक्षेप में, ये सब हमने बता दिया, उद्देश्य ही बताए थे इसके। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। ये लेसन 4 आज कंप्लीट हो चुका है। तो लेसन 5 कल हम शुरू करते हैं। तो आप एक बार नहीं 2-2 बार, क्योंकि मैंने ज़्यादातर ऐसी वीडियो बनाई है कि आप इसको सुनेंगे तो सुनने से ही आपको ज्ञान हो जाएगा। और हो सकता है मेरी आवाज़ स्पष्ट ना हो, तो आवाज़ भी स्पष्ट करने के लिए चाहे ब्लूटूथ का सहारा ले सकते हैं, कुछ भी लगाइए। हालांकि वैसे मैंने सुनी थी अपनी वीडियो, तो उसमें आवाज़ नीट एंड क्लीन है। तो लेसन 4 आज समाप्ति की ओर यानी समाप्त हो चुका है। तो आप कल लेसन 5 पढ़ेंगे। लास्ट में वही बातें, आप लोगों के प्रोजेक्ट नहीं पहुंचे थे उसके लिए बड़ा खेद है। जिन लोगों ने भेजे थे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्य को थोड़ा समय से और ध्यान से करते रहिए। धन्यवाद। ओके।